बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल एक तरफ तो बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल मौजूदा वफाकी हुकूमत ने किस कदर हल किए, इस पे आज हम बात करेंगे। आज स्पेशल प्रोग्राम हम डेडिकेट कर रहे हैं स्पेशल जो हमारे ताजिर हजरात हैं, जो डिफरेंट शोबों से उनकी वाबस्तगी है, जो मुल्क की मईशत का पहिया चलाते हैं, उनके मसाइल जो थे, चाहे वो टैक्स के मामलात थे या हुकूमत की तरफ से कुछ अप्रूवल्स के मामलात थे और भी बहुत सारे अमेंडमेंट की इस हुकूमत ने, तो ताजिर को कितना रिलीफ मिला, इस पे बात करेंगे। और मुआशी फुकदान अभी भी जारी है, दुनियाई मामलात जंगे एक तरफ, लेकिन पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अवाम को रिलीफ तो दे दिया हालिया खिताब में, ये कब तक रहेगा, इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, जो आम रोज़मर्रा की जो खरीदारी है जिनसे हम करते हैं, जिनको आप रिटेलर कहते हैं, उनके क्या मामलात हैं, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं आप मारूफ ताजिर रहनुमा हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मोतबर नाम मरकरी इंडस्ट्रीज के रूए रवां आबिद मजीद मरकरी साहब। बहुत शुक्रिया आबिद मजीद साहब, और आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे। आज आप बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनके साथ मौजूद हैं आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई आपने मुल्क की सियासत के अदवार देखे, काफ़ी गहरी नज़र है आपकी मौजूदा सियासी सूरत हाल में। तसद्दुक़ गौरी साहब आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले आबिद मजीद साहब, बात करते हैं वफाकी हुकूमत आई, पहले जो आप लोगों के मसाइल थे, क्या उसने हल किए या जूं का तूं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो एक्सपेक्टेशन थी खान साहब से, वो काफ़ी हद तक हमारी पूरी नहीं हुई है। बट क्योंकि उनका कहना है कि जो चीज़ें सिस्टम्स उनको दिया गया उसमें काफ़ी डिफॉल्ट्स थे, तो उनको टाइम दिया जाए। अब आस्ते आस्ते जो इन्होंने 2 दिन पहले अनाउंस किया है कि पेट्रोल पे भी रिलीफ दिया, कल परसों इन्होंने अनाउंस किया है कि आइंदा 5 साल के लिए मुकामी सनतकारों को सनतकार की पूछा नहीं जाएगा कि आपने इंडस्ट्रीज के सरमाया कहाँ से लगाया गया। तो ये पॉजिटिव एक्सपेक्ट है। बट मैं ये समझता हूँ कि अगर इस किस्म की चीज़ें वो कुछ पहले करते तो मुल्क की मुफाद में भी होता और वो कुछ ना कुछ डिलीवर इकोनॉमी को होता। क्योंकि इन्होंने इकदाम तो बहुत अच्छे लिए हैं बट थोड़े लेट हो गए, जहां तक मेरी समझ कह रही है। अब क्योंकि इनके पास जो टाइम है वो 1-1.5 साल का है, उसमें वो इम्पैक्ट आना जाहिर सी बात है। हर चीज एक दूरअंदेज तौर पे की जाती है, आगे जाके इसके इम्पैक्ट आएंगे। तो एज अ स्टेप्स तो उन्होंने बहुत अच्छा लिया है, बट एज मेरी जो एक सोच है कि थोड़ा आपका कहना है बहुत कुछ पहले किया जा सकता है, आखिर में आप जब आप कर रहे हैं, लेकिन अब आप जाएंगे तो आईनी मुद्दा पूरा हो जाएगा, फिर वो चीजें रह ना जाए। फिर उसके बाद अगर आपके अचीव नहीं होती तो आप आगे शो क्या करेंगे। तो अगर आपको ये स्टेप्स लेने थे तो मेरे हिसाब से कुछ पहले लेने चाहिए थे, ताकि इसके आप इम्प्लीमेंट्स करते, कुछ इसके आउटकम या फ्रूटफुल रिजल्ट सामने होते हैं पब्लिक के सामने, तो वो एक ज्यादा बेटर पोजीशन में। कोविड में बहुत सारे जो बिजनेसमैन है वो मुतासिर हुए, मईशत मुतासिर हुई, अभी तक वो कहते हैं ना सिस्कियां ले रही है। अब हम बेहतरी की तरफ क्या जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? अब हमने वो रिकवर कर ली है चीजें? साजिद भाई, फ्रेंकली स्पीकिंग कि कोविड के बाद जो इंडस्ट्री है ना वो बहुत से मसाइल में आ गई। खासतौर पर पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम देखें ना तो क्योंकि यहाँ गुर्बत बहुत थी और मजमूई तौर पे इंडस्ट्रीज को काफ़ी धचका लगा, बट एक्सपोर्ट हमारी राइज हुई क्योंकि चाइना, इंडिया, वियतनाम वगैरह बंद थे, तो वो हमारा एक्सपोर्ट का ने हमको सपोर्ट किया और वो गवर्नमेंट को काफ़ी अच्छा रिलीफ भी मिला एज फार एज डॉलर इज कंसर्न। बट लोकल सनतें जो थी वो काफ़ी मुतासर हुई, उसको किसी हद तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने सपोर्ट किया, बट लोकल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो काफ़ी मुतासर हुई क्योंकि इसका परचेजिंग पावर जो आम आदमी का है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ है। अब जाहिर सी बात है, जब आपकी आमदन कम होगी तो आप अखराजात में कमी करेंगे, तो वही चीज़ें आप आगे सेल आउट में बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। काफ़ी लोकल मैन्युफैक्चर जो हैं वो इस वक्त भी क्राइसिस में। इस साल उम्मीद है कि अल्लाह ताला की इजाज़त से कि कोविड का मामला ख़त्म हो गए हैं, अब आगे रमज़ान के फेस्टिवल्स हैं तो उसमें शॉपिंग्स वगैरह होंगी तो बेहतरी के इम्कान हैं, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर भी आ रहा है, कुछ ये अनाउंसमेंट का भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो कुछ चीजें अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि ये साल बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि पिछले 2 साल तो बहुत ही बुरे हालात थे एज फार एज लोकल इंडस्ट्रीज कंसर्न। क्योंकि आपके मेन फेस्टिवल होते हैं रमजान और बकरीद, वो दोनों मुतासर हो गए थे लॉकडाउन में। फिर एक लॉकडाउन का इफेक्ट ये आता है कि आप मुसलसल परेशानी में रहते हो कि आज खुल गई कल बंद हो गई, तो लोग जो वेयर हाउसिंग करते हैं वो भी कम हो जाती है। तो काफी मसाइल से दो चार थे, लोगों के इनकम परेशानी से लाक हो गए, काफ़ी सेक्टर बंद हो गए, एविएशन बिजनेस ठप हो गया था, तो काफ़ी लोग
जॉबलेस हो गए, तो वो चीजें आपकी बहुत ज्यादा इकोनॉमी पे फ्रस्ट्रेटेड हुआ है। ठीक है। बट कुछ हालात ने हमारा साथ दिया कोविड में कि जो आपके एक्सपोर्ट्स राइज हुए, एक्सपेंशन हुई, तो कुछ फेवर भी हुई, कुछ परेशानी भी हुई, तो मिला जुला है। बट अगर हम अभी देखें तो अगर कोविड से छुटकारा हो जाए, अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है, तो फिर हम काफी अच्छे पोजीशन में आ सकते हैं, हम रिकवर कर जाएंगे। गौरी साहब, आप कैसे देखते हैं, हर तरफ लॉन्ग मार्च, रैलियां और धरने हैं, तो अब आपको लग रहा है कि वफाकी हुकूमत को इनसे खौफ न खाए और इनसे बालातर होके जो इकदामात हैं, जिस तरह बता रहे हैं आबिद मरकरी साहब के, अब इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं वजीर आजम साहब के, अगर ये पहले लेते तो समर आज मिल जाते, लेकिन देर है दुरुस्त है या मजीद कुछ करना था? साजिद साहब, जरा आबिद साहब की बात को मैं कंटिन्यू करूंगा कि आबिद साहब ने लाजमी उनका बिजनेस से ताल्लुक है, सनत से ताल्लुक है, वो हमसे बेहतर जानते हैं। आबिद साहब ने जो बात की कि मौजूदा गवर्नमेंट से तवक्कुआत थी, ठीक, ये सारे हर आम आदमी भी कह रहे तवक्कुआत थी, मगर हम ये देखते हैं, फिर आबिद साहब भी कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया डिस्टर्ब हुई। अगर हम 3-3.5 साल वजीर आजम इमरान खान साहब का ये अगर हम हुकूमत का दौर देखते हैं तो 2 साल तो पूरी दुनिया क्राइसिस का शिकार रही। उसके बावजूद, इंटरनेशनल दबाव के बावजूद, वजीर आजम पाकिस्तान ने इंडस्ट्रियों को खोलने की हिदायत जारी की। और मैं ये समझता हूँ, मैंने देखा टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या मुख्तलिफ इंडस्ट्रियाँ हों, छोटी बड़ी, वो मुसलसल काम करती रही हैं, काम करती रही हैं, जिससे माली और जो मामला थे माली तौर पे बड़ी मुश्किलात, इशारा वही है कि ठप ना किया, बिल्कुल। हाँ, उसने स्टैंड लिया सर, स्टैंड लेकर जहां तक हुआ, इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद, इंटरनेशनल जो प्रेशर था वो तो मफलूज कर देता अगर प्राइम मिनिस्टर ये कुछ नहीं करते। अच्छा, फिर सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आप देखें इंडस्ट्री जो है उसमें बड़ा डाउन अप आया, सारी दुनिया मुतासिर हुई, तो हमारा डॉलर भी गया। फिर दूसरी बात है कि बाकियात, जब पिछली जो 72 साल से हुकूमतें चली आ रही हैं, उन्होंने कोई ऐसी इंडस्ट्री पॉलिसी हो या सनदी पॉलिसी हो या टेक्सटाइल की हो या कंस्ट्रक्शन की हो, कोई उन्होंने प्लान नहीं बनाया तक कि हमारा दिफा का जो निज़ाम है, दिफाई जो, वो पॉलिसी नहीं थी। अब मौजूदा वज़ीर आज़म ने उसको भी 30 साल के, आइंदा 30 साल के लिए उस को पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम बनाया गया। इसी तरीके से मुख्तलिफ शोबों में इसकी वजारत भी टेक्सटाइल की अलग है, सनत की अलग है, तमाम चीज़ें इस पर तवज्जो भी दी जा रही है। और दाऊद साहब जैसे जो खुद संस्कार हैं और उनका बड़ा पाकिस्तान की इंडस्ट्री में बड़ा ताबून है, और उसके अलावा उनके बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, और मुल्क पाकिस्तान बनने में भी उनका बड़ा उनको एडवाइजर भी बनाया गया। तो यानी कि माहिरीन की टीम बनाई गई। तो मैं ये नहीं समझता कि वजीर आजम, मौजूदा वजीर आजम ने ये यानी कि इस अहम शोबे को अहमियत ना दी गई हो। अच्छा, मईशत बड़ा चैलेंज है वजीर आजम के लिए, या फिर ये धरने और अपोजिशन और तहरीक अदम एतमाद? आपको लगता है कि अगर वजीर आजम साहब ने जिस तरह एक दबंग ऐलान किया और चीजें सस्ती की, पेट्रोल में सब्सिडी दी गई, इस तरह के अगर और इकदाम किए गए तो मुमकिन है कि फिर चांस बन सकते हैं पीटीआई के? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब अपने चांस बढ़ाने के लिए या इक़्तिदार में रहने के लिए नहीं आए, ठीक है। उनका एक शुरू से सोच रही है। आज से कई साल पहले बरतानिया में की बड़ी यूनिवर्सिटी है, बेडफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो बरतानिया में 5वें नंबर पे टॉप पे 5, और दुनिया की 25 यूनिवर्सिटियों में उसका शुमार होता है। उसके जब वाइस चांसलर के लिए दुनिया भर से 100 लोगों का मुंतखब किया गया, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तो उसमें पाकिस्तान और इंडिया से वाइस शख्स थे इमरान खान साहब, ज्यादातर जर्मन और आपके अमेरिका के दानिश्वर और साइंटिस्ट थे और बड़े पढ़े लिखे थे। जर्मन के को चांसलर के लिए मुंतखब कर दिया गया। जब इमरान खान साहब ने वहां खड़े होकर इस ब्रीफिंग की, तो वो जर्मन जिसको चांसलर बनाया जा रहा था यूनिवर्सिटी का, वो खुद उनका ये ओहदा इनको दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि आप कितना मुआवजा लेंगे? तो उसने कहा मैं कोई मुआवजा नहीं लूंगा। उस वक्त वो सियासत में भी नहीं आए थे। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि पाकिस्तान के हर लोग, हर बच्चा यहाँ आकर तालीम हासिल नहीं कर सकता है इस यूनिवर्सिटी में, तो ऐसी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में चाहता हूँ, आप इजाजत दे तो मैं इस शर्त पर कायम करूंगा। तो उसको इजाजत दी गई।
9 साल इमरान खान साहब उस यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे और अब उन्होंने पाकिस्तान में इस लेवल की यूनिवर्सिटी कायम कर दी है। तो जब एक इंसान की सोच, जब वो सियासत में भी नहीं आया हो, उसकी सोच ये हो, इसी तरह से शौकत खानम का हो, तो वो ये चाहता है कि इस मुल्क के लिए कुछ किया जाए और आवाम के लिए। तो मतलब आपको लग रहा है कि आईनी मुद्दा पूरा होने से पहले जो चैलेंजेस थे उनसे ये हुकूमत निमट लेगी? कोशिश है। मेरे से बेहतर आबिद साहब इस बात पे इसलिए रोशनी डाल सकते हैं कि वो इसमें बड़े मामला होते हैं, टैक्सेस के मामला थे, बीआर के मामला थे, बैंकिंग के हुकूमत अभी जो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, मिनिस्ट्री के हाथ में, वो इनको कहां तक सोलियात देना चाह रही है। और जो एक स्पीड मनी होती है, स्पीड मनी जो रिश्वत के मद में लिया जाती है, उसको कहां तक काबू पाया गया। चले आबिद साहब से पूछ लेते हैं। आबिद साहब, तहरीक इंसाफ ने एहतसाब के अमल को काफी तेज किया और उनका ये मौकिफ में था कि हम कौम का लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे, लेकिन जब ये इम्प्लीमेंट हुई चीजें, बिजनेसमैन को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हो गए कि हम बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, हमें FIA की कॉल्स आती हैं, फिर ताजरों का वफूद बाजवा साहब से मिलने गया कि हम कैसे बिजनेस करें। अब कुछ रिलीफ है? देखिए, हम थोड़ा सा बिगनिंग से स्टार्ट लेते हैं कि हर दौर में परेशानियां तो होती हैं। सही, इमरान खान साहब का जो बेसिक स्टैंड था ना कि ओवरऑल इकोनॉमी को सही किया जाए, उसमें ताजर भी आ जाते हैं, सनतकार भी आ जाते हैं, पॉलिटिशियन भी आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी आ जाती है। अब जो इनका मेन था कि एहतसाब किया जाए, तो बात तो उनकी 100% सही, उस पर तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, चाहे ताजर हो, चाहे सनतकार हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो। अब हुआ ये कि जब वो सिस्टम्स जो हमारे बने हुए हैं उसमें इतने लूप होल्स हैं कि इमरान खान साहब चाहते हुए भी उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रहे, या टेक्निकली जो चीज़ें स्टेजेस हैं उसको वो ओवरकम नहीं कर पा रहे, तो वो मसाइल हैं। अब जहाँ तक ताजिर बरादरी का ताल्लुक है ना, देखें कि सनतकार के बड़े बड़े लोगों से इनकी मुलाकात हुई, जो मैं तो उस लेवल का नहीं हूँ, बट मुझे जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि ताजिर या सनतकार बेसिकली जो 3-4 पॉइंट्स पे बात करता है कि देखिए हमें फ्रीडम दी जाए। वो कभी ये नहीं सोचता कि हम टैक्स नहीं देंगे। अच्छा, ताजिर कभी नहीं सोचता कि हम टैक्स नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसा ही। हर कम्युनिटी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, ताजिरों में भी होंगे, सनतकारों में भी होंगे, बट ओवरऑल अच्छे लोग होते हैं। अच्छा, अच्छे लोग क्या कहते हैं जो ताजिर बरादरी है या सनतकार है कि भाई हम कमाएंगे, हम देंगे, सही ना, तो टैक्सेस देने के लिए भी तैयार हैं लोग। बट जाहिर सी बात है कि जब हम ये देखते हैं कि हमारे जो टैक्सेस हैं उसके हमें रीपे क्या हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, देखिए वो ये है। अच्छा, कुछ चीजें सनतकार या ताजिर लोग भी सही कह रहे हैं कि हम टैक्सेस या वो देने के लिए तैयार हैं, मगर कुछ सिस्टम्स हमारे तरीकेकार हमें फैसिलिटेट करें, हमारे हिसाब से बनाए। अब उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है या जो पॉलिटिशियन है या जो सनतकार है वो एक पेज पे नहीं आ पा रहे सिस्टम्स के हवाले से, तो उसमें थोड़ा सा प्रोसेस लिंगरिंग हो जाता है। क्या है, कम्युनिकेशन गैप है या कि रिलीफ हुकूमत अभी नहीं देना चाह रही? कुछ बिजनेस शुरू में जो बात हुई, जो अच्छे काफी कम्युनिकेशंस भी हुई, गैप भी फिलअप किया गया, बट मेरा जहां तक अंदाजा है ना कि उस गैप को फिल नहीं किया गया। वो ऑब्जेक्टिव एतमाद का हासिल नहीं कर सके। हुकूमत की साइड पे भी देखें और ताजरों की साइड पे भी देखें तो वो प्रॉब्लम्स आज की तारीख तक मौजूद है। तो वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस कम्युनिटी में हमने अक्सर देखा है कि एक की कमी कह लें या कि ग्रुपिंग कह लें कि वजीर आजम साहब बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से मिलना तो चाहते हैं, लेकिन वो जो एक्चुअल फेस है उनसे मिलवाया नहीं जाता। देखें, ये तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जो उनसे मिलते हैं वो सब अच्छे ग्रुप वाले लोग हैं, अच्छी इनकी होल्ड है, कम्युनिकेशन भी उनका अच्छा है। मैं जहां तक सोच रहा हूँ ना कि ताजिर एक प्लेटफॉर्म पे भी बात करती है, बट हमारे जो बेसिक मसाइल है ना कि हम जो सिस्टम्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिशियन हो या ताजिर हो, वो कुछ पॉइंट्स पे एक दूसरे की बात को चाहते हुए भी समझना नहीं चाह रहे, जो मैं समझ रहा हूँ। क्या आपको समझ तो आ रही है मेरी बात, मगर लेकिन मैंने उस पे अमल नहीं करना। और ये टू साइडेड है। मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा ताजिर 100% सही है और वो लोग गलत है, या वो लोग बिल्कुल सही हैं, हम गलत हैं। तो इसमें ब्रिज का किरदार अदा कौन करेगा? कब ये मसाइल है? देखिए, कुछ चीजें तो ब्रिज के किरदार के लिए जाहिर सी बात है कि मैं आपको एक बात करूंगा कि पाकिस्तान में बड़े अच्छे ईमानदार सियासतदान भी हैं और अच्छे ईमानदार ताजिर भी हैं। सही ना, आप अगर भरोसा करके कुछ सिस्टम्स को ताजिरों से ऐसे बनवाएं कि जो आप बोलें कि भाई आप सिस्टम्स बताएं और उनको एतमाद करके आप सिस्टम बनाएं। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? टैक्स कलेक्शन, कि हमें टैक्स ज्यादा है, चाहे ताजिर पॉलिसी बना दे, चाहे सियासतदान बना दे, चाहे ब्यूरोक्रेसी बना दे। आपकी हुकूमत का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि टैक्स ज्यादा कैसे आता है?
चाहे साजिद भाई के तरीके से आता है, चाहे मेरे तरीके से आता है, चाहे गौरी साहब के तरीके से आता है। मेन ऑब्जेक्टिव तो क्या है कि यार मंजिल पे कौन पहुंचाता है। तो अगर ताजिर कोई पॉलिसीज आपको बयान करते हैं या बताते हैं कि इस तरीके से कर लें, तो मैं ये चाहता हूं कि हुकूमत उसको एक बार मौका दे और अपना रिजल्ट देख ले कि यार उसमें अगर वो कोई छूट चाह रहे हैं और उसके बावजूद वो टैक्स ज्यादा दे रहे हैं तो देखिए अभी कल परसों की बात है जो मैंने बयान सुना कि इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मुझे ये जो सनत का फैसला ये 2 साल पहले करना चाहिए था। गौरी साहब को मैं आप ध्यान खींचता हूं कि इमरान खान साहब ने खुद कहा कि ये फैसला मुझे 2 साल पहले करना चाहिए था कि सनतों को छूट देनी चाहिए थी। देखिए इन्होंने छूट जरूर दी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, जो कि अच्छा कदम है, उससे रोजगार भी फैला, मईशत का जो व्हील है वो भी इंडस्ट्रीज चली। हाँ, और देखिए हर चीज का एक इम्पैक्ट है। जो छोटी इंडस्ट्री है ना उसको आप हल्का मत लें, क्योंकि छोटा छोटा आदमी खुशहाल होगा ना तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। अगर 100 बड़े बिजनेसमैन खुश हैं और 2000 नीचे छोटे बिजनेसमैन खुश नहीं है तो ओवरऑल इकोनॉमी खुश नहीं है। इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज है उस पर कोई हमें शक नहीं है, बट क्योंकि इमरान खान साहब हर आदमी की अप्रोच में नहीं है, हर आदमी उनसे मिल नहीं सकता। आप छोटे सनतकार हो तो उनका अप्रोच नहीं कर सकते। इकोनॉमी पॉइंट ऐसे बनाने चाहिए जिससे आम सनतकार या आम ताजिर जो छोटे लेवल का है उसके लिए मदद दी जाए। अगर 100 सनतकार उनसे मीटिंग में मुलाकात करते हैं और वो अपने कोई मफाद की बात करें, उससे पाकिस्तान का अगर कोई फायदा नहीं होता तो ओवरऑल इकोनॉमी को फायदा नहीं होगा। तो हमेशा मैं ये हुकूमत को चाहूंगा कि वो छोटे ताजिरों को, छोटे सनतकारों के बिहाफ पे पॉलिसीज बनाई जाए। ठीक है, मैं आगे इसको बढ़ाते हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और इन तमाम उमूर पर बात कर रहे हैं। तसद्दुक़ गौरी साहब, अब मैं आ जाता हूं कि बिजनेसमैन की बहुत सारी एसोसिएशंस भी हैं, फेडरेशन भी है, कराची चैम्बर भी है, लेकिन ये जो एसोसिएशंस हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर ये एसोसिएशन की जो रूए रवा हैं ये आके बैठ के बड़ी बड़ी ऐलानात करते हैं। जैसे आज ही मैं कुछ ताजिर रहनुमाओं के ऐलानात सुन रहा था कि स्ट्रीट जो क्राइम बढ़ गया है और अब ताजिर बैठ जाएंगे, सड़कें ब्लॉक करेंगे। तो ये ताजिर रहनुमा को जेब देता है, ये होने चाहिए इस तरह का लबो लहजा हुकूमतों के लिए कि हम आपकी सड़कें ब्लॉक कर देंगे और हम ये कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे अगर स्ट्रीट क्राइम कम ना हुआ। ये लबो लहजा मेरा पॉइंट है। असल में साजिद साहब मसला ये है कि मैं ये समझता हूँ कि वो भी अपनी जगह पे ठीक है, राइट है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए इससे बड़ा सनतकार जो बड़ा अतीक मीर साहब की बात कर रहा हूं, मिल हुनर है, मैं आ रहा हूँ अतीक मीर पे, बड़ा मिल हुनर है, बड़ा जो सनतकार है उस तरह उन लूट मार वालों की, डाकुओं की अप्रोच नहीं होती, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। वो तो गरीब ताजिर, गरीब दुकानदार लूटता है। अच्छा, अब जैसा आप अतीक मीर की बात की, इसी तरीके से 1-2 तंजीमें ताजिरों की कराची में बनी हुई है जो छोटे ताजिर, स्मॉल ताजिर हैं। अच्छा, अब बात ये आती है, जैसा आबिद साहब ने भी ये बात की, अब बात ये आती है कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनको ताजिर नहीं समझता है, उनके हकूक के लिए कभी खड़ा ही नहीं हुआ है। चंद साल पहले पोलो ग्राउंड के अंदर ही जो पीसी होटल के साथ है, आबिद साहब इस बात को कहेंगे कि कराची की ताजिर तंजीमों का जो लो लेवल की जो दुकानदार से लेकर छोटे इंडस्ट्री वाले वो जमा हुए और चैम्बर वालों के साथ भी उनके मीटिंग होकर इसको एक फैसला करना था। तो हाथापाई हुई बाकायदा चैम्बर कॉमर्स के उहदेदारान के जो सनतकार हैं उनकी और छोटे ताजिरों के डंडे लाठियां चली। पहली तो बात यह है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स को उन छोटे ताजिरों को भी तस्लीम करना चाहिए। इसी तरीके से हम जब हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पर हम ये देखते हैं कि आबाद जो है बड़े बिल्डर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और उसके बाद छोटे जो 50 करोड़ या 1 करोड़ की या 5 करोड़ की से काम कर रहे हैं उनको वो अपना मेंबरिंग बनाती है और ला ताल्लुक हो जाती है। नहीं, वो कहते हैं कि उनकी साख अच्छी नहीं होती। नहीं, देखें ये तो हर फील्ड के अंदर ऐसी ये बातें साख भाई, वो काम जो जेनियन है, जो काम कर रहा है जेनियन, जो जेनियन है, हर आदमी तो 2 नंबर नहीं है ना। और आप ये बताएं कि
फिर मैं उस पर आऊंगा मोहसिन शिकानी के ऊपर कि कौन से बड़े बिल्डर की, मैं दावे से कहता हूं कि कोई एक बड़ा बिल्डर बता दे जिसकी साख सही है। कहीं ना कहीं बिल्डर जो है वो डंडी मारता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं, हम और दीगर इंडस्ट्री को जब हम लेते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तान में आप बिलीव करो जो अभी तक है सियालकोट में वाकया हुआ कि दुनिया भर का जो क्रिकेट का आज वर्ल्ड कप अभी ओलंपिक्स होने जा रहा है, तमाम उसको मिलना था, वो इंटरनेशनल साजिश के जरिए वो तब हो गया। हमारी लेबर भी अच्छी है और सस्ती है। आप बिलीव करेंगे इस वक्त इतना बाहर ये इंडस्ट्री, कपड़ा खास तौर पे इतना बाहर यहां से पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में जा रहा है क्योंकि एक सस्ता मिल रहा है। एक तो डॉलर की वजह से हमारे रेट ही कम है, खरीदो फरोख्त डॉलर में होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मगर उनको तो चीप रेट है ना। तो हम और समझते, मेरी नजर में बड़ी 3-3 शिफ्टें चल रही हैं, हजारों अफराद काम कर रहे हैं। तो एक तो ये कि अगर वो ताजिर एहतजाज करने जा रहा तो हक है उसका, ठीक है, कि उसको तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा, वो यही पुलिस देगी ना जब वो धरने में चली गई है। अब मुझे ये हैरत होती है कि वज़ीर आला समेत तमाम वज़ीर कंटेनर में लटके हुए हैं, तो हुकूमत कौन चला रहा है? लावारिस है। आप ये देखें तो जिस मुल्क, जिस सूबे का कंटेनर में, गौरी साहब जो बिलावल साहब का है वही कंटेनर में बैठे हुए हैं, वज़ीर आला समेत सब, ये तो दुनिया देख रही है, हम चैनल दिखा रहे हैं, तो वो सारे वज़रा वहां पे लटके हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो आप ये बताएं कि छोटा ताजिर बाजारा कहां जाए, छोटा दुकानदार बाजारा कहां पे जाएगा? चले पूछ लेते हैं अपना आबिद मजीद साहब, टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब कहां जा रही है, क्या उसके मसाइल हैं? अच्छा, गौरी साहब ने एक बात की कि एक्सपेंशन हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। फैक्चुअल बात करते हैं हम कि देखिए आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री नो डाउट के एक्सपेंशन पे गई, हमें खुशी भी है माशाल्लाह, बट उसकी वजूहात क्या थी? ऐसा ही वजूहात क्या थी कि आपके चाइना, इंडिया, वियतनाम, ये जो आपके कॉम्पिटिशन थे वो बंद थे ड्यू टू कोविड, तो एक वजह तो वो थी। फिर आपका डॉलर का इम्पैक्ट भी था। और अब आप आ जाए टेक्सटाइल आज कहाँ खड़ी हुई है, तो देखिए अब इस वक्त जो सिचुएशन है ना वो 4-6 महीने पुरानी नहीं है। अब आपके ऑर्डर्स आपके कंपाइल हो गए हैं, आगे सूरत-ए-हाल इतनी अच्छी नहीं है, ये वाली सबको मैं आप ऐड ऑन कर दूं। अच्छा, आपके प्रोडक्शन भी इफेक्ट हो रही है सियालकोट के वाकई बात सर मेरा ख्याल ज्यादा नहीं, वो इंटरनेशनल मार्केट में क्योंकि इंडिया भी वापस आ गया, चाइना भी वापस आ गया, वियतनाम भी वापस आ गया, तो उनकी दुकानें खुल गई। पहले अगर सब दुकानें बंद है, आपकी दुकान खुली हुई तो ज्यादा चलेगी ना। सही है, ऐसा वो तो अपनी फील्ड पे वापस आएंगे, कोविड खत्म होगा वो अपनी चीजों पे वापस आएंगे, ठीक है, तो वो कंपटीशन आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, आपके लिए जो मसाइल जो आगे हैं वो गैस है। देखिए पिछले 3 महीने से गैस की बहुत ही खराब हालत थी, साइट में आपके इल्म में भी है, यूटिलिटीज की हालत बहुत ही खराब है। ये फैक्चुअल बात है, इस पे मैं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करता। बिल्कुल गैस का फुकदान हमने सब जो इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, इसके इतने हाई प्राइसेस पे कर रहे हैं एक्सपोर्टर्स हो या लोकल इंडस्ट्री हो कि वो हमारी कॉस्टों से बाहर है। अब आप इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट रेट पे ही करते हैं ना, तो अगर आपके रेट्स पे आप कॉस्ट को वायबल नहीं करोगे तो आपको इंटरनेशनल तौर पे आपके ऑर्डर्स कम हो जाएंगे। तो अगले 6 महीने मेरे हिसाब से बहुत टफ हो जाएंगे। लास्ट 1-1.5 साल आपके लिए बहुत ही अच्छा था, उसमें आपने 3 टाइम्स एक्सपेंशन भी की, शिफ्टें भी चली, वो बिल्कुल बात सही है। बट अब अगले जो 6 महीने वो इस तरह से नहीं है, वो बड़े आपके लिए टफ हैं क्योंकि दुनिया खुल गई है, दुनिया अपने काम पर वापस आ गई है, तो वो इम्पैक्ट आपको आएगा। फिर आपकी यूटिलिटीज खुद बहुत महंगी हो गई हैं। गैस की सिचुएशन आपके सामने है कि हमारे पास इंडस्ट्री में पिछले 6 महीने में 3 दिन गैस होती थी, 3 दिन नहीं होती थी। तो इन चीजों को हमें बेटर करना है। पॉलिटिकल बात के अलावा भी इन चीजों को हम सही नहीं करेंगे तो ये चीजें हमारी एक्सपोर्ट को जो बढ़ी भी है वो कम हो जाएंगी आगे जाके। तो हमें पॉलिटिकल स्टैंड, तो पॉलिटिकल बात तो करना बहुत आसान है, बट इसको चीजों को ओवरकम करना है। क्या गैस के मसाइल को हल किया जाए, पावर के मसाइल को हल किया जाए। लोकल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा क्राइसिस में, रॉ मटेरियल डे बाय डे इन्फ्लेशन हाई होती जा रही है। और सबसे जो मसाइल वाली बात है कि आम आदमी की अप्रोच से बाहर है हर चीज, तो ये फैक्चुअल बात है। तो उसको किस तरह से रिलीफ दिया जाए। पेट्रोल का एग्जाम बहुत अच्छा है कि इन्होंने कम किया, बट ऐसे मुसलसल आपको लेके चलनी पड़ेंगी चीजें। मतलब अब ये वजीर आजम साहब के पास जो 1.5 साल है, इसमें इनको रोज 1-2-4 दिन बाद अच्छी न्यूज देंगे तो इकोनॉमी पे इसके इम्पैक्ट आएंगे, लोग खुश होंगे, मोटिवेशन चेंज होगा। तो मुसलसल इस चीज को कैरी ऑन करना पड़ेगा। ठीक है गौरी साहब, मुसलसल कैरी ऑन करना पड़ेगा। हुकूमत कितनी प्रिपेयर है, या कि अब हम फिर सुनेंगे कि फिर कोई जो फाइनेंस मिनिस्टर है या मिनिस्ट्रियों में रद्दोबदल के इम्कानात हैं, क्योंकि तकसीम और जो इत्तेहादी हैं उनकी नाराजगियां सामने आ रही हैं। तो अब फाइनली हुकूमत
इसी ही स्मूथ तरीके से जाएगी, या कि आपको लग रहा है कोई प्रेशर है अब हुकूमत के लिए? साजिद साहब, एक तो मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि मैं जो हुकूमत का तर्जुमान नहीं हूँ। मैं एक जो हुकूमत अच्छे इक़दाम करेगी उसको हम अप्रिशिएट करेंगे, जो अच्छे इक़दाम नहीं होंगे हम उसको सामने भी लाएंगे। ऐसा ही है। एक तो ये कि एक अच्छा इक़दाम हुआ है, अभी सब इससे एग्री करेंगे कि जो कस्टम का मसला था वो वन विंडो कर दिया है, उससे काफी अच्छा, और बहुत जो कस्टम स्मगलिंग कोयटा से या मुख्तलिफ जगहों से होती थी काफी हद तक रोक दी गई है। और अगर वहां से स्मगलिंग होकर गैर कानूनी तौर पर कंटेनर, किसी भी चीज के कंटेनर हो एशिया के गोदामों में भी पहुंच जाते हैं, पूरे पाकिस्तान भर में मैंने खुद देखा है, वो रेड मार के करोड़ों रुपए का माल जब्त कर दिया जाता है। तो एक तो वो ताजिर परेशान है, वो ताजिर इसलिए नहीं, वो बुरा भला कहता है कि उसकी गैर कानूनी तौर पे वो चीज आ रही है, वो करोड़ों रुपए की पकड़ी गया। नंबर 2, अब एक हमें सारी चीजें, हुकूमत को इन चीजों को देखना पड़ेगा कि ईरान सबसे ज्यादा हमारे लिए संधि शोबे में नुकसानदेह मुल्क है, कि सारी स्मगलिंग शुदा चीजें जो है, कपड़े से लेकर ऑयल तक, ऑयल भी, कुकिंग ऑयल वगैरह, ये तमाम चीजें, चॉकलेट, अच्छा बलूचिस्तान के अंदर तो तुरबोत, ग्वादर, तमाम जगह पे, यहाँ तक कि बिजली भी वो दे रहा है। अच्छा, जी हाँ, बिजली तक वहां है, और सारी एशिया उसके पास है। अब कराची तक देखें, ऑयल आ रहे हैं, तमाम चीजें आ रही, ये बड़ा, ये हमारी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाएंगी, ठीक है ना, जो बड़ी बड़ी पाकिस्तान में इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं। अच्छा, वो सनतकार भी आवाज नहीं उठा रहे, जिनकी पहुंच है प्राइम मिनिस्टर तक, हुकूमत तक, उनको निशानदी करनी चाहिए। और इस गैर कानूनी, इस पे अभी मीडिया ने कुछ आवाज उठाई है और बोल भी रहा है। देखिए, मीडिया तो एक काम है, बता रहे हैं ना, इसमें सनतकार, संतों का नुकसान है, मुख्तलिफ हुकूमत को नुकसान है, तो इस चीज पे फौरी तौर के पर रोकना पड़ेगा और हुकूमत को एक्शन लेना पड़ेगा। फिर दूसरी बात एक है, जो सनतकारों के जो नुमाइंदे हैं, जब वो डेलीगेशन की सूरत के अंदर प्राइम मिनिस्टर से या प्रेसिडेंट से या मिनिस्टर से मुलाकात करते हैं, या बजट से पहले भी इनसे तजावीज ली जाती है, अब जब बजट आने वाला है, तो हर शख्स जो है, मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूं कि वो अपने मफादात को पहले तरजीह देता है, जो उसके मफादात से क्या वो नुमाइंदगी कर रहा होता है या उसके कारोबार है, उसके बाद वो क्या नाम है आकर दीगर बात करता है। पहले तो हमें अपने मुल्क और अपने जो वो है आपके बरादरी है, उससे मुखलिस होना चाहिए। उसके बाद फिर उसमें ये नहीं कि आप बड़े चंद संस्कार हैं, वही वो है, अब हमारे उसके जो दिगर है उनको भी आप शामिल करके लेके जाएं, बातचीत की जाए। तो मैं ये नहीं समझता कि क्या नाम है हुकूमत जो, ये तो एक पहले बात है, मुल्क जरी मुल्क था, जागीरदारना सिस्टम था, संदेह तो थी नहीं, और जो मुल्क तरक्की करता है वो जागीरदारना सिस्टम से जब तक सरमादारी सिस्टम पे नहीं आता। दुनिया की मिसालें मौजूद हैं। अब पाकिस्तान को हम देखते हैं कि जमीनें खत्म होती जा रही हैं, इंडस्ट्रियां बन रही हैं, हाउस टाउन बन रहे हैं, अगर हम पूरे मुल्क को देखें, और हम जरी मुल्क से सरमादारा निजाम की तरफ आ रहे हैं, और यही हमारी आगे चल के फ्यूचर है। और प्राइम मिनिस्टर भी ये कहता है कि आलू और प्याज, अभी पिछले दौरान आलू प्याज 100 रुपए की 4 किलो मिल रही थी, बल्कि तो आवाज लगा रहे थे, कोई खरीदने वाला नहीं था। आलू और प्याज हम मुल्क से बाहर भेजने से क्या कमा सकते हैं? ऐसी फसलें लगाई जब जो वो रशिया से और चाइना से टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, और हमारे मुल्क का जो सनतकार है, बिजनेसमैन है, वो भी मुखलिस है, और उनके टैक्सों की वजह से ही हुकूमतें चल रही हैं और चलती रहेंगी। तो हुकूमत को चाहिए सबसे पहले इस शोबे को तरजीह देनी चाहिए, जिससे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। बजा फरमाया। अब मैं लास्ट पे बात करूंगा, शहर कायद में सेमिनार्स, बड़े बड़े इज्तिमात, इवेंट, बहुत सारी तकरीबात पूरा ही साल चलती रहती हैं, और इसको सिटी ऑफ लाइट कहा जाता है। इन सेमिनार्स को बहुत सारे लोग स्पॉन्सर करते हैं, अपनी वैल्यू ऐड करते हैं। आप इस सब कैसा देख रहे हैं? ये पूरे पाकिस्तान में चंद ऐसे शहर हैं जहां पर ये इसकी भरमार है, चाहे इस्लामाबाद, लाहौर है, और कराची में समझता हूँ नंबर 1 पर है। और ये क्यों है? जिंदा दिल लोग हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इस तरह की बिजनेस इकोनॉमिक समिट और जो मामला चल रहे हैं होने चाहिए? देखें साजिद भाई, बिल्कुल होने चाहिए। देखिए, आपका एक सॉफ्ट इमेज जाता है इससे। ये सेमिनार्स हैं, समिट्स हैं, इकोनॉमिकल सेमिनार्स से आदमी एक दूसरे की बात को समझता है। आपने कोई बात की, मैंने सुनी, हो सकता है मैं उस वक्त नहीं समझूं, बात 2-4 दफा होगी तो हम समझेंगे। तो
सेमिनार से आपके मुल्क का भी एक फायदा होता है कि दुनिया के सामने आपकी एक सॉफ्ट इमेज जाती है। अच्छा, इससे होता क्या है कि जो आपका लोकल टैलेंट है वो बाहर आता है। अब हर आदमी तो कोई नंबर 1 नहीं होता ना, या नंबर 1 पैदा नहीं होता, तो ये छोटी छोटी चीजें उसको ग्रूमिंग देती हैं। आप सेमिनार मुसलसल जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ आपके अंदर ग्रूमिंग होती है, तो वो बहुत जरूरी है। लोकल सनत का सेमिनार हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे टेक्नीशियन हो। और गौरी साहब ने एक बात बड़ी अच्छी की कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। अब वो दौर नहीं है कि हम सब्जियां बेच के मुल्क को तरक्की दे सकते हैं। हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करके ही मुल्क को तरक्की दे सकते हैं, चाहे आईटी का शोबा हो, चाहे टेक्सटाइल का हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो। ये सब शोबे में हमें बहुत ज्यादा मेहनत और इनोवेशन की जरूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है, जिसपे हम अभी तक काम नहीं कर रहे। हमारे पास लेबर फोर्स नो डाउट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हम आज तक इसको समझेंगे कि हमारा बहुत मजबूत लेबर फोर्स है, बट हमारा लेबर फोर्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि हम उसको स्किल नहीं कर सके। चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री हो, मेहनत तो बहुत करते हैं, मगर उनके अंदर जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो नहीं है। अब वो हमारी आपकी कमजोरी है कि हमने उस तरह से उसको रूम नहीं किया। और अभी साहब आपकी बात काट रहा हूँ, लेबर हमारा ऐसा है कि अभी ये नेस्ला टावर है, उन्होंने चंद दिनों में गिरा दिया। जबकि मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा लेबर नहीं हुआ, वो तो भी टेक्नोलॉजी से वो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें गिराते हैं। तो आप वाली बात है कि इस हमारे पास इतना जबरदस्त लेबर है, मगर स्किल नहीं है। देखिए, लेबर कब इफेक्टिव होगा जब आपके पास स्किल्स भी होगी। अब दुनिया की जो लेबर है वो स्किल है, हमारे पास लेबर नो डाउट बहुत अच्छी है, मेहनती है, बट हम जो सनतकार है या जो ताजिर बरादरी अपनी लेबर को स्किल नहीं करती। हम लोगों पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हम चीजों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो हमारा इसमें सनतकार भी शामिल है। मैं तो आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि हम मशीन तो महंगी ले आएंगे, मगर हम अपने जो ऑपरेटर है उसमें मेहनत नहीं करते, स्किल नहीं देंगे। तो वो भी एक माइंडसेट हमारा चेंज करना चाहिए। ये सेमिनार्स और ये समिट से ये चीजें लोगों की बेहतर हो जाएंगी। अभी साहब इसलिए पाकिस्तान की जो कवानीन है, कानून के मुताबिक एक आम लेबर है ना, जो आम लेबर, सरकारी बात नहीं कर रहा, आम लेबर के लिए 9 मिनिस्ट्रियां फेडरल और सूबाई काम करती हैं, बताएं, मगर अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है उन लेबर को। 9 से 10 फेडरल, यानी मेरा ख्याल 6 सूबाई है तो 4 वफाक की। ऐसा ही है। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आबिद मजीद मरकरी साहब नौजवानों को कि मुल्क को मिल्लत की तामीर और तरक्की में कैसे अपना किरदार अदा करें? देखिए, मैं हमेशा आपका प्रोग्राम में जब भी आता हूँ ना कि हमें हमेशा पॉजिटिव एक्सपेक्ट पे बात करनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। जो पीछे हुआ अगर हम उसी के रोते रहेंगे तो आगे बात नहीं बनेगी, और पीछे भी कोई ऐसा नहीं हुआ कि हम आगे नहीं चल सकते। सही ना, अगर हमें आगे जाना है तो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड से ही आगे जा सकते हैं। और हमारे पास इतनी बड़ी परसेंटेज है नौजवानों की कि हमें वैसे ही घबराने की जरूरत नहीं है ऑन द रियल बेसिस। हर आदमी अपनी अपनी फील्ड में ईमानदारी से काम करे, मुखलिस तरीके से काम करे, और जब कोई नाकामी आती है ना तो उस पर आदमी ठहराओ या रुक ना जाए, क्योंकि नाकामी के बाद ही कामयाबी आती है। हमारे यहाँ अमूमन क्या होता है कि आदमी थोड़ा सा नाकाम होता है ना और डिसार्ड हो जाता है, वो पहली कदम पे ही आदमी बोलता है यार मैं मारा गया, और फिर जो हमारे पीछे के लोग हैं वो उसको और दबा देते हैं। तो वंस आप नाकाम हुए ना, आप अंदर मजबूत बांध लो कि अब नेक्स्ट स्टेप मेरा कामयाबी है। वो 100 में से एक आदमी होता है जिसने ट्राई की और वो कामयाब हो गया, और वो अपने काम में परफेक्ट नहीं होता। जिसने बहुत जल्दी तरक्की देख ली ना वो अपने काम में पक्का नहीं होता। जो मार खा खा के जो तरक्की मिलती है या जो आदमी बनता है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। जबरदस्त। तो नौजवानों के लिए मेरा एक ही पैगाम है कि जब आप कोई चीज में नाकाम होते हो, गिव अप ना करें। चाहे हमारे सियासतदान हो, चाहे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे हमारा नौजवान तबका हो, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। एज अ होल नेशन मुसलसल मेहनत करनी चाहिए। सब क्या पैगाम देंगे नौजवानों को? नौजवानों को चाहिए कि जो उनके अंदर जो भी सलाहियतें हैं उस हवाले से वो इस मुल्क को कौम के लिए काम करें, अपने लिए काम करें। मैं नहीं समझता कि वो क्या नाम है वो खुद भी आगे बढ़ेंगे और मुल्क भी आगे बढ़ेगा। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।